कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन। सोमवार को कन्याकुमारी पहुंचे राहुल गांधी, रोड शो में लिया भाग। काशी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ के बाद काल भैरव के दरबार पहुंचे नड्डा। सीएम आदित्यनाथ समेत अन्य पदाधिकारियों संघ की बैठक। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र आज से। कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। और झारखंड में आज से खुले स्कूल। कोरोना से बचाव को लेकर नियमों का पालन अनिवार्य। राज्य में सोमवार से खुल रहे सिनेमा हॉल और पार्क। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। सोमवार को राहुल गांधी कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उन्होंने एक रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल लोगों को और तमिल भाषा का सम्मान नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं एक राष्ट्र, एक संस्कृति, एक इतिहास। तो मैं पूछना चाहूंगा कि क्या तमिल एक भारतीय भाषा नहीं है? क्या तमिल इतिहास भारतीय नहीं है? या तमिल संस्कृति भारतीय नहीं है? एक भारतीय के रूप में तमिल संस्कृति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरएसएस के द्वारा तमिल भाषा का अपमान नहीं होने दूंगा। इस दौरान राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, बल्कि मोदी जी की तरफ से जो उन्हें कहा जाता है वो वही करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक व्यक्ति जो केवल मोदी के सामने झुकता है वह तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। असम के चुनावी रण में सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर पहुंची हैं। यहां सबसे पहले सोमवार को उन्होंने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए। आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार सुबह गुवाहाटी पहुंची। इसके बाद उन्होंने कामाख्या देवी मंदिर में विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज मां कामाख्या के दर्शन का सौभाग्य मिला। मां कामाख्या से समस्त देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने षोडशोपचार के साथ पूजन किया। इसके बाद वे काल भैरव मंदिर गए, जहां उन्होंने दर्शन पूजन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। जेपी नड्डा वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। रविवार को बनारस पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष ने हरहुआ स्थित लॉन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री, नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2022 की रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बैठक में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान संकल्प को दोहराते हुए कहा कि देश में अभी भी मोदी लहर चरम पर है। गुजरात निकाय चुनाव परिणाम इसका ताजा उदाहरण है। केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बीते दिनों आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ा जो विवाद हुआ, उसको लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से इस मामले में केंद्र के पास ज्यादा अधिकार होने का मुद्दा उठाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अबू सुहेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। आईपीएस एक्ट 1954 के नियम 6 पर सवाल खड़े करते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार के पास राज्य सरकार की तरफ से ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दों पर अधिक
शक्ति है। तो साथ ही कहा कि राज्य सरकार को केंद्र की तरफ से लिए गए एक्शन का प्रभाव झेलना पड़ता है। ऐसे में इस प्रक्रिया को और अदालत को ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इसमें दखल नहीं देंगे और इसी के साथ याचिका को रद्द कर दिया। महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। 10 दिन के बजट सत्र में 8 दिन कामकाज होगा और 8 मार्च को राज्य का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस सत्र के दौरान राजस्व, उच्च शिक्षा और गृह विभाग से संबंधित कई विधेयक पेश किए जाने की संभावना है। सामान्य रूप से बजट सत्र 6 हफ्तों के लिए आयोजित होता है, लेकिन इस वर्ष राज्य में कोविड महामारी के प्रकोप की पृष्ठभूमि पर सत्र की कालावधि कम की गई है। पिछले साल भी इसी कारण बजट सत्र की कालावधि कम की गई थी। है कि देश में डीजल, पेट्रोल और गैस की जो वृद्धि बड़े पैमाने में होते जा रही है, उसका विरोध पूरे देश की जनता कर रही है, कांग्रेस कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने के बाद भी रोज दिन पे दिन उसके भाव बढ़ाने का काम मोदी सरकार जानबूझकर कर रही है। और आपने देखा कि आम लोगों का उसकी चेतना आने के लिए एक प्रतीकात्मक हमने आंदोलन आज साइकिल से हमारे कांग्रेस के मंत्री और हमारे सभी विधायक आज विधान भवन आए हैं। आपको विरोधों की तरफ से जो कांग्रेस के ऊपर जो आरोप होता है, हम जनता को बताना चाहेंगे, ये 18 रुपये रोड विकास के लिए केंद्र सरकार पर लीटर पे ले रही है और 4 रुपया किसान के नाम से शेष ले रही है। ऐसे 22 रुपया जनता से सीधे से लूटने का काम लुटारू सरकार मोदी सरकार कर रही है। आपको याद होगा कि 18 रुपया रोड विकास के लेने के बाद भी रोडों को टोल लगाया जाता है। और अब केंद्र सरकार ने और एक नया फरमान छोड़ा है कि जितने भी रोड का विकास हुआ वो विदेशी कंपनियों को 3 लाख करोड़ रुपए के रोड बेचने का काम करने वाली है। एक डीजल, पेट्रोल के और गैस के नाम से पैसे छीन रहे और दूसरा रोड से चलने के लिए भी पैसे छीनने का पाप मोदी सरकार कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू हो गया है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही प्रारंभ हुई। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बेरोजगारी के मसले पर बहिष्कार किया। इसके पहले कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्नों के उत्तर न देने पड़े, इसीलिए सोमवार को राज्यपाल का अभिभाषण रखा गया। आपको बता दें, सदन में 4 मार्च को शाम 4 बजे बजट पेश किया जाएगा। इसके पहले आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री मदन कौशिक ने बजट को लेकर जानकारी दी। विपक्ष से कल हुआ, विपक्ष को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया। जनहित के मुद्दे उठाने की बात कही। सरकार ने भी कहा कि हम जनहित के सभी मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ जवाब देंगे। सरकार के किए गए कामों को आम जनता तक पहुंचाएं, इसमें आपका भी सहयोग मिले। और 4 दिन का जो प्रोग्राम है वो सर्वसम्मति से बिल्कुल एकदम सहमति से तय हो गया है। आज महामहिम का अभिभाषण होगा, 2 दिन अभिभाषण पर चर्चा होगी। 4 तारीख को बजट आएगा, 3 तारीख को एक जो विधेयक है वो विश्वविद्यालय वाला वो आएगा। तो इस प्रकार से 4 दिन का पूरा हमारा। भारत में कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण आज सोमवार यानी कि 1 मार्च से शुरू हो चुका है। इस चरण में 60 साल या इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया है। तो साथ ही 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। तो वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सरकारी केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन जहां पूरी तरह फ्री होगा, तो वहीं निजी अस्पताल में टीकाकरण की कीमत सरकार ने तय कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ देश में चल रहे टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण आज यानी कि सोमवार सुबह 9 बजे से शुरू हो गया। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन की खुराक दी जानी है। इस पर
ज्यादा जानकारी देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, आज सुबह से ही लगातार मैं देख रहा हूँ देश के अंदर घंटियाँ बज रही हैं और सारे पत्रकार से लेकर के मीडिया से लेकर आम जनता इतनी जागरूक हो गई है और सुबह से ही लाइन लगी हुई है। हर एक बूथों पर 10,000 हमारे केंद्र देश भर में हमने सरकारी केंद्र बना रखा और 20,000 प्राइवेट निजी ऐसे केंद्र हैं। आज आपने देखा कि सहजतापूर्वक प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी पहुंचते हैं बूथों पर और वहाँ अपने हॉस्पिटल के अंदर जा कर के उन्होंने टीका लिया है। ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक मिसाल है कि देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार से सहजतापूर्वक जो कोमल लोगों के लिए आज दिन खुला था उसी दिन उन्होंने टीकाकरण का शुरुआत किया और लिया। मतलब कहीं कोई लोग इस पर पटाक्षेप आज हो गया इनके सारे बातों पर, किस प्रकार से लोग दुर्भावनापूर्वक और किस प्रकार से अफवाहें फैला रहे थे। ये वैक्सीन बड़ा बेकार है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं लेते, प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। अरे भाई, पहले स्वास्थ्य कर्मियों। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन की पहली डोज ली। पीएम के वैक्सीन लेने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कि नियत और नीति सुनिश्चित और स्पष्ट होती है, जिसमें दृढ़ता होती है, वो अपने बनाए हुए फॉर्मेट पर चलते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, और ये परंपरा प्रारंभ से रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही किया। प्रोटोकॉल बने थे इस देश में कि पहले हमको कोरोना वॉरियर्स को देना है, सेना, अर्धसैनिक बल, डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मी। प्रोटोकॉल बिल्कुल वैसे ही कि 60 के बाद वालों को उम्र के लिहाज से कि कब देना है, उन्हें उसी नियम का पालन किया। और जिनने ये सवाल उठाए थे वैक्सीन पर, तो जो मार्ग है वो निष्ठा का मार्ग, संकल्प का मार्ग है। आज प्रधानमंत्री जी ने, चूँकि उनकी आयु 60 से ऊपर भी है और जो लोग 60, मैं भी 60 से ऊपर हूँ, तो मैं भी अब वैक्सीन लगवाऊंगा। पहले ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। ये नीति थी। उसी नीति के तहत प्रधानमंत्री ने बिना किसी की परवाह किए बगैर जो अनर्गल बातें चल रही थी उनको अपने आप आज के कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अहम जानकारी साझा करते हुए दिल्ली वासियों को कोरोना टीकाकरण की जानकारी दी। दिल्ली के अंदर सीनियर सिटीजन्स का वैक्सीनेशन स्टार्ट किया जा रहा है। इसके अंदर 136 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और 56 सरकारी हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन किया जाएगा। सरकारी हॉस्पिटल्स में बिल्कुल फ्री है, जो भी फ्री कराना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा के सरकारी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मैक्सिमम 250 रुपये लगेंगे और प्राइवेट में भी वो वैक्सीनेशन करा सकते हैं। आज सुबह से स्टार्ट हुआ है। सर, इस कैटेगरी में कितने लोग हैं? और 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका, और प्लस जो 45 ईयर से ज़्यादा हैं और जिनको स्पेसिफाइड 20 तरह की बीमारियां हैं, स्पेसिफाइड जो लिस्ट बनाई गई है, अगर डॉक्टर का सर्टिफिकेट होगा तब उनको लगेगी। लगभग 60 साल से ऊपर दिल्ली के अंदर लगभग 12 या 15 लाख के बीच में लोग हैं जो उसका कोई एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, पर 2-3 लाख लोग भी होंगे जरूर। सर, कितने सेंटर्स? 192 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 56 सरकारी गवर्नमेंट सरकार के अस्पताल हैं, दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के सभी अस्पताल हैं, और 136 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। सर, रजिस्ट्रेशन का किस तरह से है कि रजिस्ट्रेशन कोविन सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर किया जा सकता है। आप अपने आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। उसके अंदर आपको सबसे पहले पूछेंगे कि भाई आप पेड फैसिलिटी में जाना चाहते हैं या फ्री वाले में जाना चाहते हैं। आप मान लो फ्री में चले जाते हैं तो फ्री में फिर पूछेंगे आपसे भी कौन सी फैसिलिटी में जाना चाहते हैं। उसके बाद फिर वो डेट स्लॉट्स पूछेंगे आप किस डेट में चाहते हैं, तो आपकी चॉइस के जो भी डेट आपको चाहिए, जो भी समय चाहिए, उस समय पे बुकिंग कर सकते हैं। क्या ऑन साइट जो बताया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, वो अभी दिल्ली में है या आगे आएगा कुछ? देखिए, शुरू में मुझे लगता है उस पर ऑन साइट वाले में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर दवाई तो बहुत भीड़ लग जाएगी। अभी एकदम से देखो बहुत सारे लोग हैं, आप बुक करा के ही आराम से। बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दिए जाने के वादे को नीतीश सरकार निभाने की तैयारी में है। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि 1 मार्च यानी कि आज से निजी अस्पताल में लगाई जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस बात का फैसला लिया गया
कि निजी अस्पताल में वैक्सीन लोगों को मुफ्त दी जाएगी। आपको बता दें, आज से देश के निजी अस्पताल में 60 साल से ज्यादा आयु के लोग और 45 साल से ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को कोविड-19 टीका वैक्सीन लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के प्रत्येक डोज की कीमत अधिकतम 250 रुपए रखी है, लेकिन बिहार में ये लोगों को मुफ्त मिलेगी। निजी अस्पतालों में भी फ्री मिलेगा वैक्सीन, फ्री में मिलेगा निजी अस्पतालों में भी सबको। ये बिहार में बिल्कुल वैक्सीनेशन फ्री होगा निजी अस्पतालों मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ भी जो जाएंगे उनके लिए भी रास्ता। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे फेज के मद्देनजर 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को अब वैक्सीन लग रही है, तो साथ ही अब प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वैक्सीन का डोज लिया, तो उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पत्नी अंजलि रूपाणी ने भी सोमवार को वैक्सीन लगवाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज 70वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पटना विश्वविद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि कई अन्य स्थानों पर केक काटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शहर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर जेडीयू के कार्यकर्ता सीएम नीतीश को बधाई देते नजर आए। आज माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का 70वां जन्मदिन है और आज इसको विकास दिवस के रूप में पूरा बिहार में मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉपी, पेंसिल, लड्डू, दूध, बिस्किट बांटा जा रहा है। और नीतीश कुमार जी के बिहार में जब से मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार विकास की गंगा बहा दिया है। आज आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या मामला है? आज माननीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी का हम लोग विकास दिवस के रूप में उनका आज 70 वर्ष के मुख्यमंत्री जी हो गए। सबसे पहले हम लोग भोले बाबा का पूजा किए, बजरंगबली का लड्डू चढ़ाए और इसके बाद ऐसे असहाय लोग के बीच कॉपी, पेंसिल, दूध, लड्डू हम लोग बांट रहे हैं।
और आप भी देख रहे हैं, आपको मैं आप कब से देख रहे हैं, देखिए हर लोग ऐसा मुख्यमंत्री है कि हर लोग कॉपी और पेंसिल मांग रहा है। सब लोग चाहता है कि हम लोग पढ़े लिखे, यही मुख्यमंत्री जी का देन है कि हर लोग को शिक्षित बना दिए, और जो लोग अशिक्षित था वो भी चाहता है कि हम शिक्षित हो जाएं। और हम लोग विकास दिवस के रूप में हम लोग आज इनका जन्मदिन मना रहे हैं, और ऐसे लोगों के बीच मना रहे हैं कि सब लोग इनका आशीर्वाद देगा और मुख्यमंत्री जी का और आयु। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लाल किले का पूरा कांड बीजेपी की सरकार ने कराया और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। उनके इस बयान पर सियासी बवाल मचा है। आइए आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता तरुण चुग की प्रतिक्रिया। ऐसा कि शब्द जाल तो अच्छा है, लेकिन केजरीवाल साहब से मैं निवेदन करूंगा 3 बिलों के कौन से कॉलम में पूंजीवादियों के लिए कुछ कहा गया है, उनकी सपोर्ट की गई, जरा जनता को बताएं। मैं उन्हें खुली बहस की चुनौती देता हूं। देश के किसी कोने में, दिल्ली के किसी कोने में वो आए, तीनों बिलों में से एक शब्द पूंजीवादियों के हक में है ऐसा बताएं। केवल हवा में बोल देना, झूठ बोल देना, फिर उस पर माफी मांग लेना उनकी फितरत है। अब भी वही कर रहे हैं। अभी कोई चला जाएगा, शिकायत करेगा तो फिर माफी मांग लेंगे। वाह, केजरीवाल साहब जब 16 जनवरी को ये नोटिफिकेशन देता है, कुछ लोगों के घर पे नोटिस भेजता है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहती जी आप इन पर क्यों कार्रवाई कर रहे हो, क्योंकि इन पे घर पे विदेशों से पैसा है, आप किसानों को डरा रहे हो। अरे विदेशों से पैसा है, हम जांच करना चाहते हैं, आप जांच नहीं करने देते। वही लोग जिनके हम जांच करने गए वो पहुंच जाते हैं लाल किले पे, हम उन पर कार्रवाई करते हैं, ये कहते हैं जी बंदे आपके हैं। मैं पूछता हूं, आज दीप सिद्धू अंदर है, वाकई अंदर हैं, एक भी बख्शा नहीं जाएगा। बनिस्बत केजरीवाल साहब, आप अपनी नीति व नीयत ठीक रखें। जिस तरह आपने कन्हैया कुमार का चालान रोका था, अब आप फिर दोबारा देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले लोगों की मदद करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। वहीं तमिलनाडु में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल तेज हो चुकी है। सभी पार्टियां पूरे जोश के साथ प्रचार में जुट चुकी है और जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच डीएमके अध्यक्ष एसके स्टालिन ने कहा कि 2 महीने के अंदर सरकार में एक बदलाव होने जा रहा है, जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमने अगले 10 साल में तमिलनाडु को उन्नत बनाने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि डीएमके का लोगों के लिए काम करना सत्ता में होने और ना होने के बावजूद जारी है और रहेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में वेश्यावृत्ति से जुड़े परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक नई पहल की गई है। यह मामला बिस्कोहर कस्बे का है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम कस्बे में पहुंची और वहां के लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से सूचीकृत किया। आपको बता दें, अभी तक यहां के लोगों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ कई प्रमाण पत्रों के अभाव में नहीं मिल पाता था, जिससे यह जीवन यापन के लिए वेश्यावृत्ति करती थी। सब शिक्षा के लिए कहे हैं, घर मकान के लिए सब कहे हैं, हम लोगों को राशन कार्ड के लिए कहे हैं। सब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हमारा भी मोहल्ला ये सुधर जाए। आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा भैया। रोजगार तो हमारे विचार से अच्छा भी लगा। इनको एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ प्रयास कर रहे हैं, मतलब वेश्यावृत्ति का जो क्रम है वो खत्म हो जाए। हमारी सिद्धार्थ नगर का जो कलंक है, बिस्कोहर का कलंक है, वो खत्म हो जाए तो हम लोगों को इस समाज एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, अब जब तक अभी तो शुरुआत हुआ, जब तक मुझे लाभ मिलेगा, इन महिलाओं को लाभ मिलेगा नहीं, जब तक मैं मानूंगा नहीं कैसे लाभ है। जब तक इनको नजर आए
हाँ, ये वेश्यावृत्ति का जब मैं मुहिम को छेड़ा है और ये बंद हो रहा है, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनको कोई सरकारी योजना या इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ये आना चाहिए सामने। अभी कह के गए हैं, अभी लगा तो है, मुझे तो लगा है SDM साहब आए, CO साहब आए, चौकी इंचार्ज साहब, थाना इंचार्ज साहब, रोजगार तो हमारे विचार से अच्छा भी लगा। इनको एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ प्रयास कर रहे हैं, मतलब वेश्यावृत्ति का जो कर्म है वो खत्म हो जाए, हमारी सिद्धार्थ नगर का जो कलंक है, बिस्कोहर का कलंक है, वो खत्म हो जाए तो हम लोगों को इस समाज एक मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। अब जब तक, अभी तो शुरुआत हुआ, जब तक मुझे लाभ मिलेगा, इन महिलाओं को लाभ मिलेगा नहीं, जब तक मैं मानूंगा नहीं कैसे लाभ है। जब तक इनको नजर आए कि हाँ, ये वेश्यावृत्ति का जब मैं मुहिम को छेड़ा है और ये बंद हो रहा है, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज संचारी रोगों को लेकर विशेष माह का शुभारंभ किया गया। बिजनौर डीएम रमाकांत पांडे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संचारी रोगों के संबंध में शपथ दिलाकर जागरूक किया और कहा कि यह विशेष माह अभियान 1 तारीख से 31 तारीख तक चलाया जाएगा। इसमें विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना है और ऐसे रोगों से विशेष बचाव का ध्यान रखना है जो कि मच्छर, मक्खी के माध्यम से एक से दूसरे लोगों में फैलते हैं। बिजनौर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज संचारी रोग को लेकर विशेष माह का शुभारंभ किया गया। बिजनौर डीएम रमाकांत पांडे ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को संचारी रोगों के संबंध में शपथ दिलाकर जागरूक भी किया और कहा कि यह विशेष महाअभियान 1 तारीख से 31 तारीख तक चलाया जाएगा। इसमें विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखना है। 31 तारीख तक एक विशेष माह ये आयोजित किया जा रहा है संचारी रोगों के संबंध में, कम्युनिकेबल डिजीजेस के संबंध में। इसमें विशेष बात साफ सफाई का ध्यान रखना और ऐसे रोगों से विशेष बचाव का प्रयास करना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वेक्टर्स के माध्यम से यानी मक्खी, मच्छर इत्यादि के माध्यम से जो फैलते हैं, तो साफ सफाई का विशेष इसमें ध्यान रखा जाना है। 10 तारीख से एक दस्तक अभियान भी है जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गांव-गांव, घर-घर जाकर के लोगों को प्रेरित करेंगे कि अपने यहाँ साफ सफाई रखें और संचारी रोगों को बढ़ने दें। विशेष रूप से ये एक। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।